हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की एक पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट हैं। इन्होंने ये ओड लिखी है। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ओड होता क्या है बेसिकली? ओड दरअसल एक शॉर्ट पोएम होती है जो बेस्ड होती है सम टून, कुछ टून बेस्ड होती है। नाइटिंगेल क्या होता है? ये एक बर्ड है। देखने पे तो ये स्पैरो जैसा होता है, बट इसके पास सिंगिंग क्वालिटी होती है। जॉन कीट की सबसे लंबी जो है ओड मानी जाती है, जिसमें 8 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं। 1819 में ये पब्लिश की गई थी, लिखी गई थी। और इसमें जो है कीट ने बहुत कुछ जो है सिखाया है और अपने व्यूअर्स को सबक देने की कोशिश की है अबाउट लाइफ। So let's read it without time wasting. My heart aches and a drowsy numbness pain, my sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the trains. 1 minute passed and let the words had sunk. 'Tis not through envy of the happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease। तो जी गाइस, यहाँ पे सबसे पहले माई हार्ट एचेस, मेरा दिल जो है दुखता है। एंड अ ड्राउजी, नबनेस का मतलब क्या है? नमनेस का मतलब होता है बेहवासी। उर्दू में इसको कहा जाता है बेहवासी। पेन जो है तकालीफ की बात की गई है। मेरी सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक। हेमलॉक क्या है? हेमलॉक का मतलब क्या है? हेमलॉक का मतलब है एक दरख्त है जो जहरीला होता है। जो पोएम है इज वेरी अनहैप्पी। कीट्स जो है हैप्पीनेस ऑफ बर्ड की जो है उससे बहुत ज़्यादा स्टन्ड है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि वो किस तरह इतना ज़्यादा हैप्पी रह लेता है। ठीक है। और उसके जो डिसअपियर्स हैं और डिफरेंसेस हैं, यानी कि इंसान के और बर्ड्स के, तो उसकी लाइफ के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम स्टार्ट पे ये ओड टू द नाइटिंगेल का ये जो पहला देखते हैं, हैवी सेंस ऑफ मेलनकोली draws and kind of illusion, death imagery, he is trying to elaborate the death imagery। यहाँ पे हेमलॉक यही डेथ इमेजरी को शो कर रहा है कि ये एक जहरीला दरख्त है। दैट आई हैड ड्रंक। ठीक है। He does not really want to die. He is just depicting the picture of death. The conflict nature of human life is a mixture of pain, joy, emotions, and numbness, the actual and the reality. So man is basically conflicted. That these themes dominates the poem, so much so that even at the end it is unclear whether or not it happened. Do I awake or dream? In some melodious plot of beechen green had shadows and numberless। इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो साए हैं ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सिंगनेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज। समर में तो ये और ज़्यादा सिंगिंग करता है। ठीक है। ये इसकी बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज इस में शो कर रहे हैं। अगर हम कीट्स की लाइफ की बात करें तो वो अपने प्यारे भाई की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। ठीक है। और वो जॉन कीट्स की केयर में थे। द हैप्पीनेस हाउएवर दैट कीट्स फील्स इन द पोएम इज नॉट necessarily miserable. Keats writes that he has been half in love with easeful death. So this is poem all about and this is the stanza. Let's move to another stanza. तो जी मेरे प्यारे साथियों, आइए इस स्टैंजा को भी पढ़ते हैं। For a drought of vintage that had been, who had a long age in the deep developed earth, testing of flora and the country green, dance a provincial song in sunburned mid. Oh, for a brickle full of the warm, south full of the true,
the blushful Hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim, and purpose-strained mouth, that I might drink, and leave the word unseen, and with the fade away into the forest dim. हिपोक्रेन बेसिकली ये जो है एक किस्म का एक्सप्रेशन देने के लिए यूज किया गया है यहाँ पे. There are heavy allusions in this stanza. Mythology. The river of forgetting that flows through the underworld. Hippocrene जो है the fountain of the muses made by Pegasus, hoes which bring kind of inspiration. The spirit protectors of the forest. Ruth and Cornfield. Ruth and Cornfield actually reference to the book in the Bible. Hemlock, the poison that killed Socrates, Flora, Roman gods of nature. Nature and imagination are shown to be a brief power from human suffering. Song of the Nightingale and its impressions. There are also a shy from reality to kind of idealism. Keats says that he would like to drink from a draught of vintage. Vintage क्या होता है जी? ये किस्म की फाइन वाइन होती है. And transport himself, और अपने आप को वो ट्रांसपोर्ट करना चाहता है to the ideal world. अब वो आइडियल वर्ल्ड में नहीं है, वो एक अनहैप्पी कंडीशन में है. बर्ड से अपना कंपैरिजन कर रहा है कि बर्ड नाइटिंगेल किस तरह से खुश अपनी लाइफ गुजार रहा है. ये वाइन पी के वो जाना चाहता है एक आइडियल वर्ल्ड में. He states that he will not be taken there by Bacchus and his parts, revelry, chaos, but by poetry and art. Keats then goes on to describe the ideal world, making reference to the Queen Moon. He is giving the reference of Queen Moon. So, however, Keats cannot actually transport himself into the imagery in the actual and the demanding world he wants, the ideal world he wants. So, Keats elaborated this poem in a very well manner. What he says in this stanza: fade far away, dissolve and quite forget. What though among the leaves has never known the weariness, the fever, and the fret? Here where men sit and hear each other groan, where palsy shake a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre him thin and dies, where but to think is to be full of sorrow, and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. यहाँ पे फोकस कर रहा है पोएट अबाउट forgetting the realities of the words Keats inhabits, the passing of youth and growing older, the fear of impending death, मौत के खौफ से, इस फैक्ट से कि ये जो ब्यूटी है इसने हो जाना है फेड, इसने हो जाना है डिजॉल्व, और हमने इसको भूल भी जाना है. ठीक है, इंसान जो है वो इमॉर्टल है. तो पोएट जो है ये कंसेप्ट जो है व्यूअर्स के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि जवानी तो ढल जाएगी, मौत तो करीब है, पर जो बर्ड है वो एंजॉय कर रहा है. इंसान की खूबसूरती जो है ये हमेशा के लिए नहीं रहनी, हमेशा के लिए आइज में ये जमी नहीं रहनी, इसने ख़त्म ही हो जाना है. ठीक है, इंसान इस दुनिया में बैठा है, आया है और एक दूसरे के दुख वगैरह सुनता है, बट ये फॉर एवर नहीं है. मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ. अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, not charioted by Bacchus and his powers, but on the viewless wings of Posse, though the dull brain perplexes and retorts, already with thee tender is the night, and haply the Queen Moon is on her throne, clustered round by all her starry fires, but here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways. So, in the fourth stanza, Keats asking the nightingale
क्या कह रहा है उससे, नाइटिंगेल से, उस बर्ड से, टू फ्लाई अवे so that he might follow it away from this world and discover somewhere more pleasant. अगर तुम यहाँ से जाओगे तो क्या पता तुम कहीं और पे भी खुशियाँ फैला दो। यहाँ पे बैचुअस जो है असल में रोमन गॉड है, जो कि खुदा है किसका, वाइन का। ये जो बैचुअस है ये खुदा है जो वाइन का, और वो रोमन गॉड है। says that he will use the viewless wings of his own poetry to follow the bird rather than getting intoxicated on alcoholic. खुद भी ये शराब वगैरह पीता था ना, अल्कोहलिक था। तो this is not an easy job. The poet's dull brain does not make poetic creativity easy because they observe nature very closely. So he's taking some medicines at that time because of his brother's death. In this stanza, what he trying to say, आइए प्यारे साथियों इसको समझते हैं. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the posts, but in embalmed darkness guess ye sweet, wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and the fruit tree wild, with hawthorn and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child. The coming musk rose full of dewy wine, the murmurous haunt of flies in summer eves. He is trying to say he is unable to see gases but flowers are around him. ये जो flowers इसके इर्द गिर्द हैं इसको समझ नहीं आ उनके बारे में. Largely driven by the scent of the spring flowers in the air. स्प्रिंग का मौसम चल रहा है तो स्प्रिंग के जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना, सीजन जो है वो अब एंड होने की तरफ जा रहा है. एंड इन द फॉलोइंग स्टैंडा द सेंसरी फोकस शिफ्ट फ्रॉम स्मेल टू hearing. Darkling, I listen. He tells us he listens in the darkness to the song. He is trying to listen the song, darkness. He trying to guess each sweet. वो इस खूबसूरती को, इस जायके को, इस मज़े को, इस एंजॉयमेंट को चखना चाहता है, महसूस करना चाहता है. ठीक है. Or the song of the bird. He has often been half in love with the idea of death and has written about it. Idea of dying in his verse. He is trying to fully, completely listen the nightingale. It seems fitting to slip into death while the nightingale provides the poet funeral song as he returns to the earth becomes a sword. So, darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death. Call him soft names in many amused rhymes to take into the ear in my quiet breath. Now more than ever seems it wish to die, to seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstaticity. Still wildest thou sing, and I have ears in vain to thy high requiem become a sword. So this is very amazing idea. अब हकीकत में जो पोएट है, जिस तरह बर्ड की लाइफ है इसी तरह इंसान की लाइफ है. पोएट जो होते हैं ना वो हाईली इमेजिनेटिव पर्सनैलिटीज होते हैं. इतना जब ये सिंगिंग करता है बर्ड तो उसमें डार्क भी आता है. तो पोएट अब कोशिश कर रहा है मुकम्मल जो है बर्ड की लाइफ को अंडरस्टैंड कर सके, और वो उससे अनहैप्पी भी है कि मैं अनहैप्पी हूँ तो ये हैप्पी क्यों है. ये तो हर वक्त हैप्पी में भी अनहैप्पी में भी सिंग करता है, बट ह्यूमन किस तरह का इंसान है. ठीक है. वो कह रहा है कि आई एम ट्राइंग टू लिसन फॉर मैनी टाइम्स आई हैव बीन फॉल इन लव विद ईजफुल डेथ. अब मुझे इस मौत से भी प्यार हो गया जो आसानी से आ जाती. इसको अपनी मौत की भी इतनी टेंशन नहीं है, ये फिर भी इतना ज़्यादा खुश है. Call him soft names in many amused rhymes to take into the ear my quiet breath.
इसकी खामोशी, जो इसकी क्वाइट ब्रेथ है ना, इसमें भी इसने अपनी खूबसूरती डाल दी है इस नाइटिंगेल ने. नाउ मोर देन एवर सीम इट विश टू डाई. इंसान जो है वो फानी है, इमॉर्टल है. इसी कंसेप्ट को लेके पोएट चल रहे हैं. टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन. नो पेन, कोई दर्द नहीं होता है इसको. मिडनाइट, रात, आधी रात को. While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, still boldest to sing and I have ears in vain. वो फिर भी सिंग करता है जब तकलीफें होती हैं, परेशानियां आती हैं, मौसम में तब्दीलियां आती हैं, समर आता है, ऑटम आता है, फिर भी सिंग करता है. और मेरे पास भी ईयर्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरे जो ईयर्स हैं वो सही से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला क्यों नहीं पाते. जिस तरह वो अपने गम भूल के सारी चीज़ों पे लगा हुआ है, मैं ऐसे क्यों नहीं हो जाता. वाई आई एम नॉट लाइक दैट. टू द हाई कैन बिकम अ sword. So he is trying, he is attempting this effort to become happy like the bird. तो जी प्यारे साथियों, यहाँ पे पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. दो was not born for that immortal bird, no hungry generations tread thee down. The voice I hear the passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. She stood in tears amid the alien corn, the same that oft times had charm magics, casamatins, husband softening on the form of perilous scene, fairyland forlorn. So, the speaker is trying to say that bird song is as immortal kind of. Imagining the bird's voice to have remained pretty much unchanged for him. बाइबल में रोथ का आता है रेफरेंस. Human art on the other hand is corrupted by interpersonal rivalry and competition. The hungry generations that tread people down, and it's were nothing that Keats was no stranger to the scorn and warmth of literary society. Okay? The poet is trying to reject the fancy. Fancy personified a deceiving elf. पोएट जब डार्कनेस में या रात को इनकी सुनने की कोशिश करता है तो उसको इंसेस्टर्स की आवाज़ें भी आती हैं. अपने पुराने जो लोग हैं उसकी, उनकी आवाज़ें आती हैं. The melody becomes sad and mournful, no longer the happy song. Because these tones remind him, the speaker, about his limitations, about humans, about nature. Birds lives another category and human lives another category. In two distinct categories they live both. So the poet is trying to elaborate the difference between bird and human being. So this is the amazingness. This is the amazing thing about Keats. He presenting this philosophy in a very clear way. So look at the last stanza, guys. Forlorn, the very word is like a ball to toll me back from thee to my soul's self. Adieu, the fancy cannot cheat so well, and she is formed into deceiving elf. Adieu, adieu, the plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream, up the hillside, and now this buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Feel is that musing, do I wake or sleep? The last word of the preceding stanza. कीट्स ने यहाँ पे कंक्लूड किया है स्टेंजा को. बैक टू कॉन्शियसनेस of what he is and where he is. Now he is understanding where he is actual in his imagination or in his real life. He cannot escape
even when the help of imagination. So the experience he has had seems so strange and confusing. Up the hillside and now it's deep. Was it a vision? He is asking himself. Not sure it was a vision or a daydream. He's even uncertain whether he's asleep or awake. He's not understanding. कि ये कर क्या रहा है? Keats' evocative power is shown especially in stanza. So, he is elaborating in a very well mannered about the bird and about the human life. Poet always comparison makes a good comparison about real life and imaginative life, so he did very well. Hopefully guys you like today's video. Kindly share study with Hola, subscribe it, like it and watch it and comment below in the comment section. Your comments makes us very happy and motivate us to make more educational videos for all of you guys. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज.